हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 8 का सोशल साइंस का जो बुक है उसमें से चैप्टर नंबर 4 द कॉलोनियल एरा इन इंडिया। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का ये 5th पार्ट है जिसमें हम देख रहे हैं फ्रॉम पैराडाइज टू हेल। इसका मतलब होता है स्वर्ग से लेकर नर्क तक। ठीक है, इसका मतलब होता है कि स्वर्ग से लेकर नर्क तक। तो अभी यहाँ पे स्वर्ग का मतलब क्या है तो आप देख सकते हैं, इसका मतलब दिया देखो इन रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में पैराडाइस का मतलब होता है हेवन, स्वर्ग। मगर यहाँ पे जो आइडिया मेंशन की गई पैराडाइस के साथ में वो क्या है तो वेल्दी और परफेक्टली हैप्पी प्लेस। मीन्स एक परफेक्ट और वेल्दी जो हैप्पी प्लेस है वो किस तरह से हेल बन गया, नरक बन गया, ये हम यहाँ पे समझेंगे। तो इसको रिलेट करेंगे हम इंडिया के साथ में। मीन्स इंडिया जो था वो पैराडाइस था, एक स्वर्ग था, वेल्दी और हैप्पी, मगर वो किस तरह से हेल में बदला ये हम यहाँ पे समझने वाले हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर अब बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे फ्रॉम पैराडाइज टू हेल, इसे समझने के लिए। फ्रॉम पैराडाइज टू हेल, स्वर्ग से नरक तक। डिवास्टेटिंग फेमाइंस मीन्स भयावह अकाल, जिसे हमें समझेंगे यहाँ पे। अ फ्यू ईयर्स आफ्टर इट्स विक्ट्री एट प्लासी, द ईस्ट इंडिया कंपनी सिक्योर्ड द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सम ऑफ इंडियाज रिचेस्ट रीजन्स। अभी प्लासी की लड़ाई की जीत के कुछ सालों बाद, फ्यू ईयर्स लेटर आफ्टर प्लासी की वो लड़ाई जीत गए, उसके कुछ सालों बाद ईस्ट इंडिया कंपनी सिक्योर द राइट। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया तो जो कुछ इंडियाज रिचेस्ट रीजन्स है, मीन्स ऐसे कुछ समृद्ध ऐसे क्षेत्र जिसमें कौन, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन क्षेत्रों में उन्होंने क्या किया तो राजस्व, रेवेन्यू मीन्स राजस्व या फिर लगान ये जो है इसे वसूलने का अधिकार हासिल कर लिया था। क्लाइव डिस्क्राइब बंगाल इन पर्टिकुलर एज द पैराडाइज ऑफ द अर्थ। क्लाइव ने खास तौर पर बंगाल के लिए कहा था, क्या कहा था कि इट इज़ द पैराडाइज ऑफ द अर्थ। ये क्या है तो धरती का स्वर्ग है, ऐसा रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था। द कंपनीज एजेंट्स एक्सट्रैक्टेड maximum revenue while investing minimally in governance or development with devastating consequences for the population। अभी यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि जो कंपनी के एजेंट थे, ओके, वो क्या कर रहे थे तो शासन या फिर विकास पर बहुत कम खर्चा कर रहे थे। मिनिमली वो उस पर इन्वेस्ट कर रहे थे, किसमें, गवर्नेंस और डेवलपमेंट पे, अंडरस्टैंड। और एक्सट्रैक्टेड मैक्सिमम रिवेन्यूज़, और लोगों से ज़्यादा लगान वसूल रहे थे, विथ डिवोस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द पॉपुलेशन। इसका क्या हो रहा था तो जनता पर बेहद विनाशकारी ऐसा असर पड़ रहा था। ठीक है, इन 1770 टू 1772, इसका मतलब है कि 1770 से लेकर 1772 तक 2 सालों में, कमिंग ऑन टॉप ऑफ 2 years ऑफ क्रॉप फेल्यूर, इन 2 सालों की जो फसल रही वो कैसे हो गई थी तो खराब हो गई थी, क्रॉप फेलियर हो गए 2 सालों में। द हार्श रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट्स इम्पोज बाय ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल रिक्वायरिंग फार्मर्स टू पे अ हाई रेट ऑफ कैश टैक्स ऑन प्रोड्यूस ऑफ देयर लैंड। अभी फसल ये 2 सालों में खराब होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्होंने क्या किया तो बंगाल में जो कठोर ऐसे लगान वसूली के लक्ष्य थे, टारगेट जो थे उनके, क्या करना तो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन करना या फिर लगान वसूलने का जो उनका लक्ष्य है, जिसमें क्या होता था, रिक्वायरिंग फार्मर्स टू पे अ हाई रेट ऑफ कैश टैक्सेस ऑन प्रोड्यूस ऑफ देयर लैंड रिगार्डलेस ऑफ हार्वेस्ट कंडीशन, कॉज a catastrophic famine which killed nearly 1/3 of its population or an estimated 10 million people। अभी जो किसान थे उनको क्या करना पड़ता था, उनकी जो उपज है उससे अधिक नगद कर देना पड़ता था, फिर चाहे फसल कैसी भी हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। और एक तो अकाल है, इसने क्या कर दिया तो बहुत बड़ा अकाल ऐसा वहाँ पे क्रिएट कर दिया, ऑलरेडी क्रॉप फेलियर हो चुका था। इस अकाल की वजह से नियर अबाउट बंगाल में इस अकाल की वजह से लगभग 1/3 मीन्स 1/3 आबादी, मीन्स 10 मिलियन पॉपुलेशन, मीन्स नियर अबाउट 1 करोड़ लोग क्या हो गए तो मर गए इस अकाल में, ठीक, इस फेमाइन में। मगर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रवैया था दैट वाज वेरी डिफरेंट, कि उन्होंने कोई भी टैक्स में या फिर कोई भी रेवेन्यू में क्या नहीं किया तो घटाव नहीं किया या फिर उसमें कोई कमी नहीं की थी। इन फैक्ट दरअसल द कंपनी मेंटेन हार्श रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट्स। कंपनी ने क्या किया था तो
अकाल के समय में भी अपना जो कठोर ऐसी लगान वसूली के जो लक्ष्य थे वो उन्होंने बनाए रखे, और साथ ही साथ इवन इंक्रीजिंग द लैंड टैक्स ड्यूरिंग द फेमाइन, और इस फेमाइन में भी उन्होंने क्या किया तो ज़मीन का कर बढ़ा दिया था। ठीक है, सच क्रुएल्टी वॉज डिनाउंस लेटर नॉट ओनली बाय इंडियन पर्सनैलिटीज बट बाय सम ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स। अभी ये जो क्रूरता थी ब्रिटिशों की, इसे ना सिर्फ भारतीय नेताओं ने ही इसकी आलोचना की, डिनाउंस मीन्स आलोचना करना, न सिर्फ भारतीय नेताओं ने इसकी आलोचना नहीं की, तो साथ ही साथ जो कुछ ब्रिटिश अधिकारी थे, जो कुछ भी पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स मीन्स बुद्धिजीवी थे, उन्होंने भी इसकी क्या की तो आलोचना की इस रवैये की ब्रिटिश गवर्नमेंट के। उसमें से सच विलियम डिग्बी, जो विलियम डिग्बी है जिसके बारे में हमने फर्स्ट में चैप्टर की शुरुआत में जो कोट पढ़ा था हमने, वो भी उसमें शामिल थे। फॉर इंस्टेंस भाई एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे कि A century later, W. Hunter, an official wrote, एक अधिकारी जो है नियर अबाउट 100 years later, एक सदी बाद एक जो अधिकारी है W. Hunter, उसने क्या लिखा है देखो, While the country every year became a total waste, the English government constantly demanded an increased land tax. जब हर साल देश बर्बाद होता जा रहा है, एवरी ईयर कंट्री क्या होती जा रही, तो वेस्ट मीन्स पूरी तरह से बर्बाद होती जा रही थी। इंग्लिश गवर्नमेंट कॉन्स्टेंटली डिमांडेड एंड इंक्रीज लैंड टैक्स, अंग्रेज सरकार जो है लगातार ज़मीन का कर बढ़ा रही थी। ठीक है, लैंड टैक्स मांग रही थी, बढ़ा रही थी। ऑल थ्रू द स्टिफलिंग समर ऑफ 1770 द पीपल वेंट ऑन डाइंग। 1770 की जो गर्मियाँ है, उस गर्मियों में लोग लगातार मर रहे थे। ठीक है, द हस्बैंडमैन फार्मर, किसान, सोल्ड देयर कैटल्स, किसानों ने अपनी गाय बैल बेच दिए। कैटल मीन्स उनके जो एनिमल्स है उनके पास, उन्हें बेच दिया। दे सोल्ड देयर इम्प्लीमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर, ओके, उन्होंने खेती के सारे औजार बेच दिए। दे डेवोर्ड देयर सीड ग्रेन्स, उन्होंने बीज, उनके पास जो अनाज था वो खा लिया। दे सोल्ड देयर सन्स एंड डॉटर्स, उन्होंने अपने बेटे बेटियों तक बेच दिया। टिल एट लेंथ नो बायर ऑफ चिल्ड्रन कुड बी फाउंड, आखिर में बच्चे खरीदने वाला भी नहीं बचा। ठीक है, दे एट द लीव्स ऑफ ट्रीज एंड ग्रास ऑफ द फील्ड, उन लोगों ने, बंगाल के जो लोग थे, उन्होंने पेड़ों की पत्तियां खाई, खेतों की घास तक वो खाने लगे थे। Day and night, a torrent of famished and disease-stricken rich pour into the great cities. दिन रात भूखे, फैमिश, ओके, भूखे और बीमार लोग, डिजीज स्ट्राइकन मीन्स ऐसे बीमार पड़े हुए जो लोग हैं, उनकी भीड़ बड़ी बड़ी क्या हो रही थी तो शहरों की तरफ चली गई। ठीक है, ग्रेट सिटीज़ की तरफ वो चले गए। इस तरह से W. हंटर ने उसके बारे में लिखा है 1770 के अकाल के बारे में। Such tragic famine were going to recur throughout the British rule in India. ऐसी जो दुखद अकाल है पूरे ब्रिटिश शासन के दौरान बार बार होते रहे थे। During the Great Famine of 1876 to 1878, for instance, up to 8 million Indian perished. उदाहरण के लिए हम एग्जाम्पल देखेंगे 1876 से लेकर 1878 तक जो एक ऐसा क्या हो सकते हैं, एक बहुत बड़ा अकाल आया जिसमें नियर अबाउट 80 मिलियन मीन्स 80 लाख भारतीय मारे गए, मोस्टली इन द डेक्कन प्लेटू। और ये कहाँ से थे, दक्कन के क्षेत्र में से थे। कितने लोग, 80 लाख, 1 मिलियन मीन्स 10 लाख, तो 80 लाख लोग उसमें मारे गए थे। अभी एक चित्र आप देख सकते हैं, देखो, कैन यू सी, यस, क्या दिया यहाँ पे, ग्रेन बैग्स ऑन मद्रास बीच, ओके, रेडी फॉर एक्सपोर्ट। मद्रास के जो समुद्र तट है उस पर अनाज की बोरियां रखी गई है, और ये जो बोरियां है रेडी फॉर एक्सपोर्ट, ये निर्यात के लिए वहाँ पे रखी गई थी। वाइल पीपल वर डाइंग ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर, और इस समय में जब ये एक्सपोर्ट किया जा रहा था ये ग्रेन, उस समय में बड़ी बड़ी संख्या जो है उसमें लोग भूख से मर रहे थे। और उस टाइम पर यहाँ से अनाज क्या हो रहा था, तो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, उसकी निर्यात की जा रही थी, और इंडिया में लोग मर रहे थे बिकॉज ऑफ, जिसमें क्या हो सकते हैं, ग्रेन्स, अनाज की वजह से। ठीक है, डिसरिगार्डिंग द सेवेरिटी ऑफ द क्राइसिस, सम इंडियंस ट्रेडर्स वुड होल्ड ऑन टू देयर स्टॉक्स इन द होप ऑफ प्राइस राइज। अभी ये जो संकट है उसकी गंभीरता जो है, सेवेरिटी मीन्स गंभीरता को
कंप्लीटली क्या कर दिया, जो कुछ इंडियन ट्रेडर्स थे उन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया, मीन्स नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने क्या किया, कुछ भारतीय ट्रेडर्स व्यापारियों ने वुड होल्ड ऑन टू देयर स्टॉक्स, उन्होंने क्या किया तो अपने जो अनाज के भंडार थे उनको रोक कर रखा। किस उम्मीद पे कि दे होप दैट कि प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, भाव बढ़ने की उम्मीद से उन्होंने ये सब रोक कर रखा। इसका क्या असर हो गया, कॉजिंग एन आर्टिफिशियल सिकेर्सिटी, और जिसकी वजह से कृत्रिम ऐसी कमी पैदा हो गई। ठीक है, एंड द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूड टू एक्सपोर्ट ग्रेन टू ब्रिटिश, और इसी दौरान जो ब्रिटिश प्रशासन है अनाज का निर्यात ब्रिटेन कर रहा था। ठीक है, करता रहा वो, उसका कंटिन्यूशन में वो एक्सपोर्ट कर रहे थे। अबाउट 1 मिलियन टन ऑफ राइस अलोन पर ईयर ड्यूरिंग द 3 years ऑफ द फेमाइन, 3 साल का जो फेमाइन रहा, अकाल रहा, उसके दौरान हर साल 1 मिलियन टन इतना राइस क्या किया गया तो ब्रिटेन में भेजा गया। ठीक है, अभी आगे एक इमेज दिख रही है, कैन यू सी दैट इमेज, यस, फिगर 4.9, 18 पीपल वेटिंग फॉर फेमाइन रिलीफ इन बैंगलोर, today's बेंगलुरु ड्यूरिंग द 1877 फेमाइन। अभी एक इमेज देखो, 1877 का जो अकाल था उस समय के दौरान, उसके अकाल के दौरान जो बैंगलोर है, आज का बेंगलुरु, उसमें रिलीफ पाने के लिए, मीन्स राहत पाने के लिए लोग इंतज़ार करते हुए आप देख सकते हैं। ठीक है, एक न्यूज़ का एक कटआउट से ये। ठीक है, आगे क्या दिया देखो, अपार्ट फ्रॉम द factors mentioned above, the British economic policy of free market, which left prices of commodities free to fluctuate, contributed to the severity of the famine। और एक चीज़ हुई, apart from the factors mentioned above, ऊपर जो कुछ कारण बताए गए उसके अलावा एक ब्रिटिश जो थे उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी थी, दैट वाज द फ्री मार्केट, मीन्स मुक्त बाजार वाली जो आर्थिक नीति थी ब्रिटिश की। इसकी वजह से क्या हो रहा था, विच लेफ्ट प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़, जो वस्तुओं के दाम हैं फ्री टू फ्लक्चुएट, वो क्या होते थे, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं था, या फिर बिना नियंत्रण के वो बदल दिए जाते थे। ओके, इसकी वजह से भी क्या हो गया तो इट कंट्रीब्यूटेड टू सेवेरिटी ऑफ द फेमाइन, इसकी वजह से भी क्या हो गया तो जो अकाल है उसकी भयावहता क्या हो गई तो बढ़ गई। Thus, Lord Lytton, Viceroy of India during the 1876 to 1878 famine, issued an order that there is to be no interference of any kind on the part of government with the object of reducing the price of food। अभी देखो लॉर्ड लिटन का क्या स्टेटमेंट रहा, इसलिए क्या होगा तो 1876 और 1878 के अकाल के टाइम पे वहाँ पे वाइसरॉय कौन था इंडिया में, लॉर्ड लिटन। उसने क्या कहा था इस समय में, इस कठिन परिस्थिति में उसने कहा कि देयर इज़ टू बी नो इंटरफेयर, मीन्स गवर्नमेंट जो है वो कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी, किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं करेगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी। किसके लिए, एनी काइंड ऑफ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ फूड। इसका मतलब है कि सरकार किसी भी तरह से जो फूड है, खाने की जो चीज़ें हैं, उसकी कीमतें कम करने के उद्देश्य से कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी, ऐसा उसने बोल दिया। ठीक है, उस टाइम पे इन 1876 एट द हाइट ऑफ ग्रेट फेमाइन, इसी समय जब ये जो फेमाइन था, अकाल, ये अपनी चरम स्थिति पे था 1876 में, लिटन ऑर्गेनाइज एन एक्स्ट्रा वैगन दरबार इन दिल्ली which involved a week-long feast for 68,000 officials, satraps and महाराजास। और आप देख सकते हैं कि इसी दौरान लिटन ने क्या किया तो दिल्ली में एक भव्य ऐसा दरबार के आयोजन किया जिसमें 68,000 ऑफिशियल्स, अधिकारी, सैट्रैप्स मीन्स सरदार, और महाराजाज और महाराजों को एक सप्ताह तक चलने वाली जो भोजन है उसका आयोजन उसने वहाँ पे किया। प्रिसाइज नंबर्स ऑफ सीवर फेमाइन्स ड्यूरिंग द एंटायर ब्रिटिश रूल वैरी फ्रॉम अ डजन टू ओवर 20। ब्रिटिश शासन के पूरे काल में जो ये जो सीवर फेमाइन है, भारी ऐसा अकाल की संख्या जो है वो अलग अलग है। ओके, कुछ के अनुसार ये लगभग 12 थी और कुछ कहते कि ये 20 तक इतने भयानक ऐसे अकाल ब्रिटिश शासन में हुए। According to several famine commissions and other reports, it has been estimated that the total number of human victims, humans since millions of cattle and other
animals also died is anywhere between 50 to 100 million, nearly the number of deaths caused by World War II. ओके, कई ऐसे अकाल आयोग है या फिर अन्य रिपोर्ट, अदर रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके अनुसार ऐसा अनुमान लगा है कि जो कुल ऐसे मृतक व्यक्ति है उनकी संख्या कितनी थी, तो यहाँ पे ह्यूमन सिंस मिलियन ऑफ कैटल एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो डाइड। यहाँ पे मानो इसलिए कहा गया क्योंकि लाखों ऐसे पशु पक्षी भी मारे गए थे। ठीक है, नंबर ऑफ ह्यूमन विक्टिम्स बोला गया, मीन्स कितने मानव वहाँ पे मरे, बाकी तो एनिमल्स और ये तो मरे ही कैटल्स, और इसके साथ साथ कितने ह्यूमन तो इस एनीवेयर बिटवीन 50 to 100 मिलियंस, मीन्स 5 से 10 करोड़ लोग इसमें मारे गए। ठीक है, और ये जो संख्या है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके मौतों के बराबर ये संख्या है। सिर्फ ब्रिटिश कार्यकाल में इतना, ब्रिटिश शासन में इतने लोग मारे गए बिकॉज ऑफ द फेमाइन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्या दिया देखो, द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिड ओपन फेमाइन रिलीफ कैंप्स इन सम सिटीज, फिगर 4.9, बट फार टू फ्यू एंड विथ इनएडिक्वेट सप्लाईज। अभी फिगर 4.2 के बारे में हमने देखा था कि बेंगलुरु में जो किस तरह से उन्होंने कैंप लगवाया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ब्रिटिश प्रशासन है उन्होंने क्या किया, तो कुछ शहरों में इस फेमाइन रिलीफ कैंप मीन्स अकाल राहत शिविर उन्होंने खोले थे, मगर उनकी संख्या कैसी थी, कम थी, बट फार टू फ्यू विथ इनएडिक्वेट सप्लाईज, और उनमें जो सामान था वो भी पर्याप्त नहीं था। ठीक है, सम ऑफिशियल्स आर्ग्यूड दैट फेमाइन रिलीफ शुड बी डिलिबरेटली केप्ट वेरी लो, और कुछ ऐसे अधिकारी थे उन्होंने ये तर्क भी दिया था कि राहत को जानबूझकर कम रखा जाना चाहिए। क्यों कम रखा जाना चाहिए, तो इसके लिए जो कमीशन था, फेमाइन कमीशन ऑफ 1878 1880, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि जो कमीशन आयोग है, अकाल आयोग 1878-80 का, तो उसने क्या कहा कि द डॉक्ट्रिन दैट इन टाइम ऑफ फेमाइन द पुअर आर इंटाइटल्ड टू डिमांड रिलीफ, और ये जो डॉक्ट्रिन है, सिद्धांत है कि अकाल के समय जो गरीब है वो राहत मांगने का अधिकार उनको है। ठीक है, दे कैन डिमांड इट, वुड प्रोबेबली लीड टू द डॉक्ट्रिन दैट दे आर इंटाइटल्ड टू सच रिलीफ एट ऑल द टाइम। संभवतः ये जो सिद्धांत है ये क्या हो जाएगा, फिर उन्हें हर समय ऐसी राहत पाने का अधिकार है, ऐसा नहीं, ऐसा वो समझने लगेंगे। इसलिए क्या किया, तो जानबूझकर इसे कम रखा जाना चाहिए, इस पर वो फोकस कर रहे थे। ठीक है, वी शुड नोट दैट फेमाइन इन इंडिया हैड अकर्ड थ्रू आउट हिस्ट्री कॉज बाय ड्रॉट्स, फ्लड्स, मिलिट्री कैंपेन्स एंड अदर फैक्टर्स, बट नेवर ऑन सच अ स्केल। हमें ये देखना पड़ेगा कि जो भारत का इतिहास है उसमें अकाल आते रहते थे। अब ये अकाल क्यों आते थे, बिकॉज ऑफ ड्रॉट, सूखे की वजह से, फ्लड्स मीन्स बाढ़ की वजह से। ठीक है, उसके बाद मिलिट्री कैंपेन, ठीक है, युद्ध अभियान हो गए, और कुछ अन्य कारणों से आते रहते थे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर वो कभी नहीं आए जो ब्रिटिश शासन के काल के दौरान आए थे। ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा, कब, कॉलोनियल काल में भारत में, स्पेशली रूरल इंडिया, स्पेसिफिकली ग्रामीण भारत में, सैंक इनटू डीप पॉवर्टी नेवर रिकवर, गरीबी जो है, ऐसी गहरी गरीबी में ये ग्रामीण भारत डूब गया और फिर कभी उभर नहीं पाया था ब्रिटिश काल में, स्पेसिफिकली कॉलोनियल एरा के टाइम में। ठीक है, द ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, भारत की जो धन है वो कम होना किस तरह से हो रहा है, देखो, एज वी सॉ अर्लियर, पहले भी हमने देखा था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी, भारत का आर्थिक शोषण ही ब्रिटिश कॉलोनियल जो पॉलिसी है उसकी नीति की वो नींव था कि क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करना भारत का, उनका आर्थिक शोषण करना, यही उनकी नीति थी, किसकी, ब्रिटिशों की। इन 1895 में जो यूएस हिस्टोरियन है, अमेरिका के जो इतिहासकार है और पॉलिटिकल साइंटिस्ट, राजनीतिक वैज्ञानिक ब्रूक एडम्स ने लिखा, क्या लिखा देखो, वेरी सून आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी, बहुत जल्दी प्लासी की लड़ाई के बाद ही, द बंगाल प्लंडर, प्लंडर मीन्स लूट, मैंने आपको पहले बताया,
द बंगाल प्लंडर बिगन टू अराइव इन लंदन, बंगाल की जो लूट है उसका धन लंदन पहुंचने लगा, ठीक है। एंड द इफेक्ट अपीयर टू हैव बीन इंस्टेंटेनियसली, और इसका असर तुरंत दिखाई पड़ा। किस तरह से? फॉर ऑल अथॉरिटीज अग्री दैट द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगन विद द ईयर 1760, क्योंकि सभी जो विद्वान हैं इस बात से सहमत है कि औद्योगिक क्रांति जो है वो 1760 में शुरू हुई। पॉसिबली सिंस द वर्ल्ड बिगन नो इन्वेस्टमेंट हैव एवर यील्डेड द प्रॉफिट रीप्ड फ्रॉम द इंडियन प्लंडर्स, संभवतः दुनिया की शुरुआत से अब तक किसी भी जो इन्वेस्टमेंट है, निवेश में उतना लाभ नहीं दिया होगा जितना लाभ ब्रिटिशों को कहाँ से मिला? तो भारत की लूट से मिला था, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, अकॉर्डिंग टू एडम्स द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन ब्रिटेन विच required much investment was made possible at least partly by the stolen wealth from India. The phrase is by the US historian Will Durant. Okay? दूसरे शब्दों में जो एडम्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एडम्स, द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन ब्रिटेन, जो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, विच रिक्वायर मच इन्वेस्टमेंट, जिसके लिए भारी ऐसी निवेश की आवश्यकता थी, ठीक है, वॉज मेड पॉसिबल एट लीस्ट पार्टली बाय द स्टोलन वेल्थ फ्रॉम इंडिया, कम से कम रूप से भारत से जो चुराया गया धन है इसकी वजह से ये पूरा संभव हो पाया, ठीक है। मीन्स ये सब संभव क्यों हो पाया वहाँ पे, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द जो भारत से उन्होंने चुराया धन था उसका वहाँ पे उन्होंने यूज़ किया। अब ये जो स्टोलन वेल्थ फ्रॉम इंडिया है, ये जो लाइन है वो, ये वाक्य किसका है? तो अमेरिका का जो इतिहासकार है विल ड्यूरेंट, इसने ये कहा था। Taking his cue from scholars such as Adams and Digby, दादा भाई नौरोजी, a respected political figure, एडम एंड डिग्बी जैसे विद्वान हैं, उनसे प्रेरणा लेते हुए जो अपने दादा भाई नौरोजी थे, रिस्पेक्टेड पॉलिटिकल फिगर, एक सम्मानित राजनीतिक नेता वो थे। उन्होंने क्या किया? ऑथर्ड इन 1901, उन्होंने 1901 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बुक उन्होंने लिखा, इस नाम से उन्होंने पुस्तक लिखी। इन विच, उसमें ही कंपाइल्ड फ्रॉम ब्रिटिश रिपोर्ट द वेल्थ एस्टिमेटेड टू हैव बीन ड्रेन आउट ऑफ इंडिया। इसमें उन्होंने ब्रिटिश रिपोर्टों के अनुसार उनका आधार लेकर धन गणना किया, मीन्स कितना धन भारत से निकाला गया इसके बारे में उन्होंने उसमें लिखा, और रेफरेंस क्या दिए? तो सब ब्रिटिश रिपोर्ट्स उसमें उन्होंने दिखाए, और कितना धन भारत से उन्होंने निकाला है ब्रिटिश ने, वो भी उसमें उन्होंने लिखा। अबाउट द सेम टाइम, और लगभग उसी समय, जो रोमेश चंद्र दत्त है, एक हिस्टोरियन, इतिहासकार, डिड अ सिमिलर एक्सरसाइज इन हिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उन्होंने भी अपनी बुक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी ऐसा ही अध्ययन किया। ऑल दिस स्टडीज शोड दैट द कॉलोनाइजर्स हैड एक्सट्रैक्टेड मेनी बिलियंस ऑफ पाउंड फ्रॉम इंडिया। इन सभी के अनुसार ये जो कॉलोनाइजर्स थे उन्होंने भारत से कई अरब पाउंड का धन उन्होंने निकाला था, ठीक है। अ मोर रिसेंट एस्टिमेट बाय उत्साह पटनायक फॉर द पीरियड 1765 to 1938 comes to 45 ट्रिलियन US$ इन टूडेज वैल्यू। अभी ये जो एक अभी हालिया अनुमान है उत्साह पटनायक का, उनके द्वारा 1765 से लेकर 1938 की ये जो पूरा टाइम पीरियड है, इसमें आज की अगर कीमत देखी जाए तो उसके अनुसार ब्रिटिश लोगों ने, ब्रिटेन ने क्या किया? तो 45 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर इतना क्या किया? तो संपत्ति वो साथ में लेके चले गए, ठीक है। और आप इसे कंपेयर कर सकते हैं कि 13 टाइम्स ब्रिटेन्स जीडीपी इन 2023 के अनुसार जो ब्रिटेन की जो जीडीपी है उससे भी लगभग 13 गुना इतना वो क्या लेके गए? यहाँ से धन लेके गए, ठीक है। इतनी संपत्ति वो लेके गए, कौन? ब्रिटेन। दिस वॉज एक्सट्रैक्टेड नॉट जस्ट थ्रू टैक्सेस बट बाय चार्जिंग इंडियंस for colonial powers expenditures on building the railways, the telegraph network and even on war। अभी ये जो धन है सिर्फ उन्होंने करों के जरिए नहीं निकाला, तो साथ ही साथ उन्होंने क्या किया? जो भारतीय रेल, टेलीग्राफ नेटवर्क या फिर जो युद्ध होने वाले हैं उन पर जो खर्चा हो रहा है कॉलोनियल का, उसका भुगतान भी उन्होंने इसी से करवाया, ठीक है। आगे क्या दिया देखो,
had this wealth remained invested in India, it would have been a very different country when it attained independence. अगर ये धन भारत में ही निवेश होकर बना रहता तो आज़ादी मिलने के बाद भारत एक क्या होता था, एक बिल्कुल अलग देश होता, मगर उसका निवेश यहाँ पे हुआ क्या, नहीं, वो ब्रिटेन में हुआ। ठीक है, अभी आपको कुछ एक्सप्लोर करना है, कुछ ढूंढ कर लाना है, जिसमें आपको पता है कि दादा भाई नौरोजी जो है उनका जो बुक है, व्हाई डू यू थिंक दादा भाई नौरोजीज मीन्स बाय अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इसके लिए आपको हिंट लेना, ही वॉज एन हिंट है आपको कि ही वॉज एन MP इन द हाउस ऑफ कॉमन्स इन 1892। हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है, तो देखो जैसे हमारा पार्लियामेंट है, यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन के बारे में। हाउस ऑफ कॉमन इज द नेम फॉर द इलेक्टेड लोअर हाउस ऑफ द बाय कैमरल पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में जो द्विसंसदीय संसद है, दो उसमें से भी निचला जो सदन है उसका नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स। और दादा भाई नौरोजी ये फर्स्ट इंडियन थे कि टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, जो क्या हुए तो हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वो पहले भारतीय थे। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा नाम क्यों दिया है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके बारे में आपको थोड़ा सा ढूंढ कर लाना है। ठीक है, कुछ 4 फोटोज़ दिए, देखो ब्रुक्स एडम फिगर नंबर 4.10, उसके बाद है विलियम डिग्बी, दादा भाई नौरोजी है, और RC दत्त, ओके, रोमेश चंद्र दत्त। ठीक है, लेट अस थिंक अबाउट इट, सोचिए। लेट अस रिटर्न टू द पेंटिंग, अभी हम पेंटिंग की तरफ वापस जाएंगे जो हमने शुरुआत में देखी थी, बट नाउ दिस टाइम सम क्लूज आर गिवन देयर। कुछ प्रतीकों को समझने के लिए हमारे पास कुछ संकेत के साथ हम यहाँ पे आ रहे हैं। नोट, और आपको ध्यान देना है कि जो ब्रिटानिया है, हाउ ब्रिटानिया अ सिम्बॉलिक फिगर ऑफ ब्रिटेन, एक सिंबॉलिक फिगर है, ब्रिटेन की प्रतीकात्मक वो रूप है ब्रिटानिया, ये इमेज के बारे में है। तो पूरा रीड कर लेता हूँ पहले। सिट्स हायर दैन द कॉलोनीज पॉइंटिंग टू हर सुपेरियर पावर, वो क्या है तो जो कॉलोनीज है उसके सबसे ऊपर वो बैठी है और वो उसकी श्रेष्ठ शक्ति वहाँ पे दिखा रही है। कॉन्ट्रास्ट विद द लोअर पोजिशन एंड बेंट पोस्चर ऑफ कॉलोनीज, जहाँ पे उनकी कॉलोनीज है, उपनिवेश है, वहाँ पर के जो लोग हैं वो नीचे की स्थिति में बैठे और झुके हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये इंडिया है जो झुका हुआ है, चाइना झुका हुआ है। ठीक है, ये सब नीचे और सबसे ऊपर ब्रिटानिया है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि बट डिड दे रियली ऑफर देयर वेल्थ, क्या वो सच में अपनी संपत्ति स्व इच्छा से दे रहे हैं, और डिड ब्रिटेन सीज इट बाय फोर्स और रश, या फिर ब्रिटिश क्या कर रहे हैं उससे बल से या फिर चाल से वो छीन रहा था। ये आप देख सकते हैं, इस चैप्टर से आपको समझ में आता ही होगा। नोट ऑल्सो द इंडियंस डार्क कॉम्प्लेक्शन, और आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो भारतीयों का रंग है वो गहरा दिखाया गया है, मीन्स थोड़ा काला दिखाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया ऑफरिंग पर्स एंड ज्वेल्स, इंडिया क्या कर रहा है वहाँ पे अपने जो मोती है, आभूषण है, वो भेंट कर रहा है ब्रिटानिया को, तो इसको एक गहरा काला कलर दिया है, कॉम्प्लेक्शन उन्होंने दिया है। ठीक है, और उसके इसमें इन कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, ब्रिटानिया का रंग जो विपरीत है, मीन्स बहुत गोरा सुनहरा वहाँ पे दिखा है। आप देख सकते हैं ब्रिटानिया जो ऊपर, ब्रिटानिया विद द लायन सिंबलाइजिंग पावर, ब्रिटानिया कौन है तो शक्ति का प्रतीक, शेर के साथ वो खड़ी है वहाँ पे, तो उसे गोरा कलर दिया है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग द बिलीफ इन द सुपेरियरिटी ऑफ वाइट पीपल ओवर द डार्क स्किन नेटिव्स, और यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जो गोरे लोग हैं वो काले लोगों के जो स्थानिक लोग हैं उनसे वो श्रेष्ठ है, ये धारणा वो आप ही दिखाई गई है। ठीक है, द ईस्ट ऑफरिंग इट्स रिचेस टू ब्रिटानिया, ईस्ट क्या कर रहा है, उसकी जो रिचेस है, उनकी जो संपत्ति वो ब्रिटानिया को दे रहा है। ऐसा फिगर 4.4 को टाइटल है, मेकिंग सेंस ऑफ पेंटिंग सिम्बलिज्म। क्या क्या दिया है देखो, ब्रिटानिया मैंने आपको पहले बताया लायन के साथ है जो पावर को सिम्बलाइज कर रही है। उसके बाद इंडिया जो है वो ऑफर कर रहा है पर्ल्स और ज्वेल्स को। एनिमल्स ऑफ इंडिया, बैक साइड में हाथी दिखाई दे रहा है, देखो एनिमल्स है वो। और ये गॉड ऑफ मर्क्यूरी सिंबलाइजिंग कॉमर्स एंड ट्रैवल। ठीक है, मर्करी जो व्यापार और यात्रा का प्रतीक है। इसके बाद ये साइड में ओल्ड फादर थेम्स सिंबलाइजिंग लंदन। ठीक है, ओल्ड फादर थेम्स जो है वो लंदन का प्रतीक वहाँ पर है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनीज नावल पावर, ईस्ट इंडिया कंपनी की नौ सैनिक शक्ति वो आप देख सकते हैं आप। चाइना ऑफरिंग प्रेशियस जार, चाइना भी क्या कर रहा है तो एक कीमती जार भेंट करते हुए आप देख सकते हैं वहाँ पे।
2 डार्क फिगर्स इंडियंस ऑफरिंग बेल्स ऑफ कॉटन, और आप एक और देख सकते हैं कि 2 डार्क फिगर्स दिख रहे हैं आपको, 2 डार्क ऐसे फिगर, अंडरस्टैंड, जो इंडियन लोग हैं वो भी क्या कर रहे थे, कॉटन ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, किसे, कपास की जो गांठ है वो भेंट करते हुए आप देख सकते हैं, काले रंग से वो दिखाई दे रहे हैं इंडियन लोग, ठीक है। इस तरह से एक सुपेरिटी, खुद को ज़्यादा सुपेरियर समझना और दूसरों को कम समझने का काम ब्रिटिशों ने वहाँ पे किया था, ये हम यहाँ से समझते हैं। चेंजिंग लैंडस्केप, ये जो पॉइंट है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आप आज का जो अपना पॉइंट था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है, किस तरह से वो संपत्ति लेके गए इंडिया में, इंडिया से, वो भी आपको समझ में आ गया है। तो फ्रॉम पैराडाइज टू हेल, अभी पैराडाइज का मतलब यहाँ पे क्या दिया उन्होंने कि हेवन, पैराडाइज का अगर रिलीजियस मतलब देखा जाए तो हेवन है, मगर इस यहाँ पे इसका मतलब है वेल्थ और हैप्पी प्लेस, ठीक है, एक हैप्पी प्लेस था इंडिया, वो किस तरह से हेल बन गया, ये हमने इस पॉइंट से समझा है, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, देखते रहिए सुबोध फाउंडेशन हिंदी, ये अपना यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।